हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द सोशियो वाला प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग एग्जाम्स में जितने भी पीवाईक्यूज रहे हैं उनको विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं और साथ ही में उस हर फैक्ट को जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कराते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम अधिक से अधिक फायदा मिल सके। ये सीरीज उन सभी के लिए फायदेमंद है जो असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सेट और पीजीटी से संबंधित एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। और इसका बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज को रेगुलर देखेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्ट्स इतने बार आपके सामने से गुजरेंगे जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएंगे। और सीरीज यदि आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि मिशेल फूको की प्रविधि के मूल में निम्न में से कौन से विचार हैं? पहला है जीनोलॉजी ऑफ पावर, माइक्रोपॉलिटिक्स ऑफ पावर, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, पावर एट द सोसाइटल लेवल। तो इसका राइट आंसर होगा जीनोलॉजी ऑफ पावर है। माइक्रोपॉलिटिक्स नहीं होगा, इधर होगा फिजिक्स, माइक्रोफिजिक्स ऑफ पावर। ये है मिशेल फूको की, ना कि माइक्रोपॉलिटिक्स ऑफ पावर। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा सही है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। पावर एट द सोसाइटल लेवल ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी। और मिशेल फूको, इन्होंने पावर एंड नॉलेज का कॉन्सेप्ट दिया। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि एंथोनी गिडिंस का रिफ्लेक्सिविटी से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है प्रतिवर्ती सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जो स्वयं से संदर्भित हैं। यह प्रतिवर्ती सिद्धांत के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। यह रिफ्लेक्सिविटी एक ऐसा तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है। वह तरीका जिसमें समाजशास्त्री किसी समुदाय की सामाजिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी ही वह तरीका है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य व्यवहार को परखता है, समाज के नजरिए को समझता है और उसी के अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन भी करता रहता है। एंथोनी गिडिंस, इनके द्वारा कुछ दिए गए कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इन्होंने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया है, इन्होंने सामाजिक प्रथाओं के दोहराव का सिद्धांत दिया है और इन्होंने चेतना को व्यवहारिक चेतना और विवेक चेतना में बांटा है। व्यवहारिक चेतना जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जबकि विवेक चेतना जिसे शब्दों में बयां किया जा सकता है। इन्होंने टाइम एंड स्पेस डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया है और इन्होंने विश्वास और विश्वसनीयता का भी कॉन्सेप्ट दिया है, अर्थात जिसमें कहा गया है कि दुनिया क्या है, भरोसे पर चलती है। और इन्होंने ग्लोबलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है और इनका एक और विचार है मॉडर्निटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये भी इन्होंने इस पर भी विचार दिया है और हाई मॉडर्निटी का भी कॉन्सेप्ट, और जो परम आधुनिकता है उसको इन्होंने हाई मॉडर्निटी शब्द का यूज किया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि उत्तर औद्योगिक समाज पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? बर्नहम, गालब्रेथ या डेनियल बेल या आर डेरेंडॉर्फ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेनियल बेल ने सबसे पहले पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वर्ड का यूज किया था। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसकी मान्यता है कि जो अर्थव्यवस्था का केंद्र है, फोकस सेंटर है, वो उत्पादन से हटकर सेवा, ज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिकी भी हो गया है। और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी से रिलेटेड
या उत्तर औद्योगिक समाज से संबंधित अन्य विचारक भी हैं। और वे विचारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हमने देखा कि डेनियल बेल भी है। उसके अलावा जैसे एल्विन टॉफर भी है, मैनुअल कास्टल भी इसी में शामिल किए जाते हैं, पी ड्रकर भी है, उन्हें भी इसी में शामिल किया जाता है। पी ड्रकर, इन्होंने 2 शब्दावलियां इजाद की हैं। पहला है नॉलेज वर्कर और दूसरा है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। और एक और विचारक हैं जो उत्तर औद्योगिक समाज से रिलेट करते हैं, वो है एंथोनी गिडिंस, इमैनुअल कास्टल, जिन्होंने सूचना युग का कॉन्सेप्ट दिया, नेटवर्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया, एल्विन टफर, जिन्होंने थर्ड वेव का भी कॉन्सेप्ट दिया, और इनकी एक बुक भी है थर्ड वेव के नाम से, जहां इन्होंने सभ्यता की 3 लहरों की चर्चा की है। पहली लहर है कृषि क्रांति की, जो दूसरी लहर है औद्योगिक क्रांति की, और जो तीसरी लहर है वो उत्तर औद्योगिक क्रांति की है। एक और विचारक जो उत्तर औद्योगिक समाज से संबंध रखते हैं वो है जीन वॉड्रीलार्ड। इन्होंने सांस्कृतिक पहलू पर अध्ययन किया है और कंज्यूमरिज्म सोसाइटी और प्रतीकों के इम्पोर्टेंस पर बल दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सूचियां दी गई हैं और उनका मिलान करना है। जे देरिदा, जिन्होंने विखंडन का सिद्धांत दिया है, लोगोसेंट्रिज्म का सिद्धांत दिया है, और ये लोगोसेंट्रिज्म का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से ए का फोर्थ फोकाल्ट का हो जाएगा पहला ऑप्शन एपिस्टेमे, जिन्होंने सत्ता और ज्ञान का विचार दिया है, विमर्श का दिया है, और एपिस्टेम का भी दिया है। हेराल्ड गारफिंकल, इनका हो जाएगा इंडेक्सिलिटी ऑप्शन 2। एल्थ्यूजर का हो जाएगा ओवर डिटर्मिनेशन। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा 4123 ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हेबरमास के अनुसार निम्न में से कौन पूंजीवाद का एक रूप नहीं है? पहला ऑप्शन सूचनापरक पूंजीवाद, उदारवादी पूंजीवाद, संगठित पूंजीवाद, उत्तर पूंजीवाद। तो हेबरमास, जिन्होंने कॉलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ड का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें इन्होंने उदारवादी पूंजीवाद, संगठित पूंजीवाद और उत्तर पूंजीवाद की चर्चा की है। इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन्होंने सूचना परक पूंजीवाद की चर्चा नहीं की है, उदारवादी पूंजीवाद की है, संगठित पूंजीवाद की, उत्तर पूंजीवाद की है। इसमें कहा गया है कि यह दलील किसने दी है कि भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह एक प्रोसेस है जिसमें सांस्कृतिक बहुलवाद में भी वृद्धि हो सकती है। तो ये विचार किसने दिया है? वॉलरस्टीन ने, या एंथोनी गिडिंस, टी रिट्जर ने, या योगेंद्र सिंह ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंथोनी गिडिंस। एंथोनी गिडिंस ने मॉडर्निटी और इट्स कॉन्सिक्वेंसेस का विचार दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो परम आधुनिकता होगी, जो आधुनिकता का चरम रूप होगा, उसे उन्होंने हाई मॉडर्निटी शब्द से रेफर किया है। और साथ ही में इन्होंने संरचनाकरण का भी सिद्धांत दिया है और सामाजिक प्रथाओं के दोहराव का भी सिद्धांत दिया है। चेतना में एंथोनी गिडिंस कहते हैं व्यवहारिक चेतना और विवेक चेतना, 2 प्रकार की चेतना की चर्चा की है। टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार विशेष पर्यावरण की अंगभूत संरचना भौतिक बनावट उत्पन्न करती है? बटलर, इमैनुअल कास्टल, आर कॉलिंस, डिल्यूज, या पियरे बोदुरियू? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पियरे बोदुरियू। बोदुरियू एक
फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं और इन्होंने सामाजिक दुनिया कैसे काम करती है इस पर बल दिया है, स्पेशली सत्ता, असमानता और सामाजिक ढांचे के संदर्भ में सामाजिक दुनिया कैसे काम करती है इसके अध्ययन पर ये बल देते हैं। और बोर्डियू ने हैबिटस का कॉन्सेप्ट दिया है। हैबिटस अर्थात व्यक्ति में दृष्टिकोणों, प्रवृत्तियों, आदतों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति में पाया जाता है। अर्थात हैबिटस क्या है? हैबिटस में एक व्यक्ति में दृष्टिकोण, प्रवृत्ति और आदतों के समूह का पाया जाना ही हैबिटस है। और इन्होंने कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट दिया है और कहा है कि जो पूंजी है वो सिर्फ आर्थिक नहीं होती है बल्कि इकोनॉमिक भी होती है, सोशल भी होती है, सिंबॉलिक भी होती है और कल्चरल भी होती है। इस प्रकार से इन्होंने कैपिटल के 4 रूप बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि सामाजिक परिघटना को समझने में निम्न में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम नहीं है? अलेक्जेंडर का उपागम या डेविस का, आर्किमिडीज का उपागम या हैबरमास का उपागम? तो इसमें से किसने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए फंक्शनलिस्ट अप्रोच को नहीं अपनाया है? इसका राइट आंसर होगा हैबरमास। हैबरमास जो कि मार्क्स के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं और इसका रिव्यू करते हैं और इसको मॉडिफिकेशन भी करते हैं। किंग्सले डेविस जो एक यूएसए के समाजशास्त्री हैं जो ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में कॉन्सेप्ट देते हैं और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में कॉन्सेप्ट देते हैं। और किंग्सले डेविस भविष्यवाणी भी करते हैं। ये कहते हैं कि शहरी केंद्र वैश्विक इकोनॉमी और सोसाइटी के संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। और डेविस मूरे के साथ मिलकर सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत देते हैं और कहते हैं सामाजिक स्त्रीकरण समाज के लिए लाभकारी है। आर.के. मर्टन ये भी यूएसए के समाजशास्त्री हैं और इन्होंने स्ट्रेन थ्योरी दी है। स्ट्रेन थ्योरी में इन्होंने दुर्खीम के एनोमी सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया है और इन्होंने अप्रत्याशित परिणामों का भी सिद्धांत दिया है कि अप्रत्याशित परिणाम क्या होते हैं। रेफरेंस ग्रुप का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है और रोल सेट का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। जे अलेक्जेंडर ये नव प्रकारवादी है, न्यू फंक्शनलिस्ट है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या है कि जिसने फंक्शनलिस्ट अप्रोच को फॉलो नहीं किया है हैबरमास है। आगे बढ़ते हैं। निम्न विचारों में से किसका हैबरमास द्वारा समर्थन नहीं किया गया है? अधूरी परियोजना के रूप में आधुनिकता का, या वह आधुनिकता का प्रतिरक्षक है, या वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानवद्वेषी है, या वह आधुनिकता को स्वयं के साथ भिन्नता के रूप में देखता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानवद्वेषी है। ऐसा हैबरमास ने कहीं नहीं कहा है कि वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानवद्वेषी है। ऐसा उन्होंने अपना विचार नहीं दिया है। हैबरमास इन्होंने उत्तर आधुनिकतावादियों की धारणा का जोरदार विरोध किया है। जो पोस्ट कैपिटलिस्ट थे इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसका इन्होंने विरोध किया है, अर्थात पोस्ट कैपिटलिस्ट का विरोध किया है। जैसे फूको एंड लियोटार्ड। और हैबरमास का लक्ष्य आधुनिकता को त्यागना नहीं रहा है बल्कि उसे सही दिशा देना रहा है। आधुनिकता की मुख्य समस्या के बारे में हैबरमास बताते हैं कि प्रणाली अर्थात सिस्टम जैसे इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम का लाइफ वर्ल्ड पर हावी हो जाना ही आधुनिकता की मुख्य समस्या है। लाइफ वर्ल्ड में संचार, सहमति, संस्कृति, साझा अर्थ
इसको शामिल किया जाता है। और साथ ही ये कहते हैं कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है और आधुनिकता को पूरा करने के लिए इन्होंने कुछ टूल्स की भी चर्चा की है। वो टूल्स क्या है? जैसे सार्वजनिक क्षेत्र, जहाँ पर सहमति बनती है, विचार आदान प्रदान होता है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, अर्थात जहाँ पर सिर्फ वोट डालना ही या मताधिकार ही डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि सार्वजनिक रूप से चर्चाएं, विचार विमर्श, विचारों का आदान प्रदान, आम सहमति बनना, ये भी डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है। और तीसरा है कम्युनिकेटिव एक्शन। तो इस प्रकार से इन्होंने आधुनिकता की समस्या से निजात पाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की चर्चा की है और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की चर्चा की है और कम्युनिकेटिव एक्शन की इन्होंने चर्चा की है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? आधुनिकता की संभावना से मानवद्वेषी नहीं है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। किसने वैश्वीकरण को विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों के गहनीकरण के रूप में वर्णित किया है, जिसके द्वारा दूरस्थ स्थानों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक स्थान पर होने वाली घटनाएं कई मील दूर हो रही प्रक्रिया से प्रभावित होती हैं और इसके विपरीत भी। तो ये लिंक करता है आपका टाइम एंड डिस्टेंसिएशन के कॉन्सेप्ट से, टाइम एंड स्पेस डिस्टेंसिएशन के कॉन्सेप्ट से। और ये कॉन्सेप्ट दिया है एंथोनी गिडिंस ने। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जिसमें कहा गया है कि वैश्वीकरण दुनिया भर के समाजों को करीब ला रहा है और सामाजिक घटनाएं सिर्फ स्थान विशेष तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि सामाजिक घटनाएं और सामाजिक संबंध स्थान और क्षेत्र से परे भी विकसित हो रहे हैं या उसका संबंध उस स्थान क्षेत्र से बाहर भी हो रहा है। और साथ ही में ये भी कहते हैं कि जो वैश्वीकरण है वो सिर्फ केवल आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी बदलाव का एक संयोजन है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जे देरिडा ने भाषा को निम्न में से किस तक घटाया है? एक लेखन तक जो अपने विषयों को बाध्य करता है, या ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों को बाध्य नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि अपनी भाषा को ऐसे लेखन तक घटाया है जो अपने विषयों को बाध्य नहीं करता है। देरिडा का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहला है, इन्होंने विघटन का कॉन्सेप्ट दिया है। विघटन अर्थात डिसकंस्ट्रक्शन का, जो कि एक विश्लेषण की एक पद्धति है। और इन्होंने शब्द केंद्रिता का भी कॉन्सेप्ट दिया है। शब्द केंद्रिता की आलोचना करते हैं। शब्द केंद्रिता, जिसे हम लोगोसेंट्रिज्म भी कहते हैं। लोगोसेंट्रिज्म एक सोच है जो मानती है कि किसी निश्चित स्थिर या केंद्रीय अर्थ का अस्तित्व है, जिसके इर्द गिर्द सभी विचार और भाषा घूमते हैं। डेरिडा की आलोचना है कि कोई केंद्र स्थिर अर्थ वाला नहीं है, अर्थात ये शब्द को कहते हैं कि शब्द के अर्थ जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते, बल्कि ये समय और स्थान के संदर्भ में बदलते रहते हैं। एक शब्द का अर्थ अलग अलग संस्कृति में अलग अलग हो सकता है। तो ये देरिडा आलोचना की है लोगोसेंट्रिज्म को लेकर। तीसरा, इन्होंने डिफरेंस को कॉन्सेप्ट दिया है। डिफरेंस के कॉन्सेप्ट में ये जो डिफरेंस वर्ड है ये देरिडा ने ही खोजा है। और डिफरेंस का जो अर्थ है अंतर से पैदा होता है। जैसे अच्छा का मतलब अच्छा तभी होगा जब कुछ बुरा होगा, गुड के साथ कुछ बैड भी होगा, बैड का विपरीत अर्थ ही है गुड। चौथा इनका कॉन्सेप्ट है भाषण की बजाय लिखावट को इन्होंने प्राथमिकता दी है। ये लिखावट को श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं।
किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना माना है, जैसा कि अभी हमने देखा हैबरमास का कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा गया है कि एंथोनी गिडिंस के स्ट्रक्चरेशन के सिद्धांत में प्राथमिकता किसको दी गई है, अर्थात जो संरचनाकरण का सिद्धांत है एंथोनी गिडिंस का, उसमें किसे प्राथमिकता दी गई है, संरचना को, एजेंसी को, या फिर संरचना और एजेंसी दोनों को, या किसी को नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसमें संरचना को भी प्राथमिकता दी गई है, एजेंसी को भी प्राथमिकता दी गई है, और इसमें समाज की संरचना और मनुष्यों के व्यवहार, इसके बारे में कहा गया है कि समाज की संरचना मनुष्य के व्यवहार को संभव बनाती है और मनुष्य का व्यवहार समाज की संरचना को निर्मित करने में योगदान देते हैं। समाज की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर, जिसमें नियम, संस्थाएं, कानून, परंपरा इत्यादि आते हैं, और एजेंसी अर्थात मनुष्यों के व्यवहार। इस प्रकार से ये कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है और एजेंसी है अर्थात समाज की संरचना है और मनुष्य के व्यवहार है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब एंथोनी गिडिंस की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स भी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रही हैं, जैसे सोशियोलॉजी, दूसरी बुक है द थर्ड वे, पॉलिटिक्स, बियॉन्ड लाइफ एंड राइट, इंटीमेसी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, एक ही बुक है ये, इंटीमेसी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअलिटी। तो इस प्रकार से ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक है जो एंथोनी गिडिंस के बारे में पूछी जाती रही है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि हेबरमास की सैद्धांतिक सोच के किस पक्ष की सर्वाधिक आलोचना हुई है, व्यवस्थाओं के सिद्धांत पर, सामाजिक विकास के विकासात्मक मॉडल पर, सैद्धांतिकरण की उसकी अमूर्त प्रकृति पर, ये चौथा है उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर है इनके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई थिंकर विचार दे और उसमें उसके किसी भी विचार पर कोई आलोचना ना हो। तो इनके व्यवस्थाओं के सिद्धांत पर भी आलोचना है अर्थात सिस्टम, सामाजिक विकास के विकासात्मक मॉडल पर भी समाजशास्त्रियों ने आलोचना की है, सैद्धांतिकरण पर भी इनकी आलोचना की है। तो इस प्रकार से राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3। हेबरमास की भी कुछ बुक्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती रही हैं, जैसे द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर और थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तीसरी बुक है नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट। चौथी बुक है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन। पांचवी बुक है द डिवाइडेड वेस्ट। छठवीं बुक है फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी। तो इनकी कुछ बुक्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के किस रूप की पहचान यूगेन हैबरमास ने अपने कार्यों में की है, अनुभवपरक, विश्लेषणपरक, शब्दार्थ मीमांसा, आलोचनात्मक और मुक्तिपरक। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही बनेंगे। इन्होंने तीनों की ही चर्चा, तीनों के ही रूपों की पहचान की है। आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर्ड पावर कंटेनर्स को आधुनिक राष्ट्रों की निर्णयात्मक विशेषता के रूप में किसने दिया है? तो बॉर्डर पावर कंटेनर्स ये जो कि आधुनिक राष्ट्रों की एक निर्णयात्मक विशेषता है, ये एंथनी गिडिंस ने कहा है। इनका कॉन्सेप्ट ही है बॉर्डर पावर कंटेनर्स का, जिसमें हर राष्ट्र अपनी अपनी सीमाओं को निर्धारित कर रहा है। आधुनिक राष्ट्रों की इन्होंने कुछ विशेषताएं भी बताई हैं, जैसे संप्रभुता, निगरानी, सर्विलांस,
शक्ति का एकाधिकार, अर्थात शक्ति के जो वैध हिस्से होते हैं उस पर राज्य का पूरा कंट्रोल होता है। कैपिटलिज्म जो आधुनिक राष्ट्रों में देखने को मिल रहा है। कल्चरल इंटीग्रेशन जो आधुनिक राष्ट्रों की एक मुख्य विशेषता बन चुकी है, जहां पर राष्ट्र आपस में एक दूसरे से कल्चरली तौर तरीकों से जुड़ रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने आधुनिक राष्ट्रों की विशेषताएं बताई हैं। आगे बढ़ते हैं। किसने वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के पक्ष में तर्क दिया, जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था और साथ में शक्ति, असमानता और संघर्ष को शामिल करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पीरे बुदुरियू, जो कि एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री है और इनके अध्ययन का जो केंद्र रहा है वो सत्ता और असमानता रहा है। समाज में जो सत्ता रही है और उसके मध्य जो असमानता रही है वो इनके अध्ययन का मुख्य केंद्र रहा है। और सामाजिक ढांचे के भीतर सत्ता और समानता इनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया है और इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, जैसे हैबिटस का कॉन्सेप्ट इनका है और इन्होंने साथ ही में कैपिटल के बारे में बताया है कि कैपिटल सिर्फ आर्थिक नहीं होती है, पूंजी सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि इसके 4 रूप हैं: इकोनॉमिक कैपिटल, सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल। या ये फील्ड की भी चर्चा अपने अध्ययन में करते हैं। इनका एक कॉन्सेप्ट भी है फील्ड का कॉन्सेप्ट। इन्होंने सिंबॉलिक वायलेंस का भी कॉन्सेप्ट दिया है। सिंबॉलिक वायलेंस के अपने कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि हिंसा सिर्फ लड़ाई हथियारों से ही लड़ना नहीं है, बल्कि इसके अन्य रूप भी हो सकते हैं। ये सिंबॉलिक तरीके से भी होता है, जैसे कोल्ड वार जो सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, या आपसी एक दूसरे शारीरिक संघर्ष या युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। तो सिंबॉलिक वायलेंस का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ये बताते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो हैबिटस, फील्ड और पूंजी, इन तीनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। हैबिटस का, फील्ड का और कैपिटल का, इन तीनों का अंतःक्रिया का परिणाम है ह्यूमन बिहेवियर। ये तीनों ही अंतरक्रिया करके मनुष्य के बिहेवियर को निर्धारित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फूको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएं होती हैं, फिर भी उनमें से एक शामिल नहीं है: ज्ञान, विचार, वार्तालाप या इतिहास। तो इसका राइट आंसर होगा इतिहास। फूको ने पावर के बारे में कहा है कि पावर हर जगह है, शक्ति हर जगह है, शक्ति उत्पादक है, शक्ति मानव को सब्जेक्ट के रूप में ढालती है। इन्होंने नॉलेज एंड पावर का भी कॉन्सेप्ट दिया है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है। डिसिप्लिन एंड पनिश को कॉन्सेप्ट भी इनसे रिलेट करता है, जिसमें ये दंड देने के इतिहास की चर्चा करते हैं और दंड देने के 3 तरीकों की चर्चा करते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियोस में चर्चा डिटेल से इसको समझा है। और साथ ही में इन्होंने बायो पावर का कॉन्सेप्ट दिया है, सब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिया है, डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट दिया है, अर्थात विमर्श का कॉन्सेप्ट। ये सारे फूको के कॉन्सेप्ट हैं। ओके गाइस, थैंक यू।